इसके फ्यूल पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, वो फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं बनाऊंगा एक ट्रायम्फ 400 के ऊपर वीडियो। तो ये है ट्रायम्फ स्पीड 400, मनु भाई की गाड़ी है ये। इसका आज अपन करेंगे रिव्यू वीडियो की बाइक को ली कैसे, क्या सोच के ली थी और चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा बाइक का स्ट्रीट के अंदर, हाईवे के अंदर, और क्या कमी लगी, क्या फायदे लगे गाड़ी के बारे में। देखो, लोग बता देते हैं कि भाई स्पेक्स देख के, गाड़ी देख के, हल्का सा चला के, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में जो बंदा गाड़ी चलाता है, जो खरीदता है ना, वो क्या 10 चीजें देखता है और जो रिव्यू करते हैं वो 2 चीजें देखते हैं। तो ये फर्क देखेंगे कि जो रिव्यू करता है और जो ओनर है, ओनर का एक रिव्यू अलग रहता है। तो वो देखेंगे हम ओनर क्या जवाब देता है इस बारे में, ओनर को कैसी लगी और क्या कमी लगी ओनर को। क्योंकि तो रिव्यू वाले चलाते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 1 दिन 2 दिन। ओनर जो चलाते हैं वो लाइफ टाइम चलाता है। तो भाई को 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट चलाते हुए गाड़ी। तो उसके बारे में पूरी डिटेल लूंगा भाई, गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक एक चीज देखूंगा गाड़ी की, ताकि जैसे मेरे को भी देखने में काफी अच्छी लगी है। गाड़ी के काफी फायदे मेरे को पता है, लेकिन ओनर के रिव्यू से लेना ज्यादा बेटर रहेगा कि ओनर बिल्कुल सच्चा बता पाएगा आपको। मैं बताऊंगा तो कुछ कमियां नहीं बता पाऊंगा मैं, या कुछ फायदे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ओनर जो बताएगा वो हमेशा सही बताएगा कि वो चलाता है गाड़ी। ओनर से मिलाता हूं आपको मैं। तो भाई ये है मनु यादव, गाड़ी का ओनर, असली ओनर है जो गाड़ी का है। इसने बाइक ली थी। तो भाई पहले सबसे ये बता मेरे लोगों की गाड़ी तो नहीं, क्या देख के ली थी गाड़ी, मतलब लेने से पहले का तेरा थॉट क्या था गाड़ी के ऊपर? मेरा थॉट ये था, इससे पहले मैं स्पोर्ट बाइक यूज करता था। मेरे पास R15 थी, तेरे को भी पता है। तो क्या है, लॉन्ग रूट में मैं हो जाता था उसमें परेशान। तो मेरा मेन मोटिव ये था इस वाली बाइक को लेने का कि जब मैं लॉन्ग राइड करूंगा तो मुझे एक कंफर्ट वाली बाइक चाहिए, जो लॉन्ग राइड में बढ़िया साथ दे सके, बढ़िया मजा आए उसको चलाने में और कंफर्टेबल रहे। सबसे मेन मोटिव यही था कि एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए थी मुझे, और जिसमें पावर वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाए। तो वो सब चीज़ें ये वाली बाइक अपने को प्रोवाइड कर रही है। तो गाड़ी के बारे में और देखते हैं कि गाड़ी में अच्छा क्या लगा इनको। और सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि गाड़ी को लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले और गाड़ी लेने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा? गाड़ी लेने से पहले और लेने के बाद डिफरेंस मुझे एक्चुअल में नहीं लगा। मैंने पहले से जो सब चीज़ें इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट की थी कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे इस बाइक से मिल सकती है, वो सब चीज़ें एक्चुअल में मिली है मुझे इस बाइक से। मतलब जो मुझे पावर चाहिए थी वो पावर भी मिली है। और ट्रायम्फ की बाइक है तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं। जो जितने बड़े ब्रांड होते हैं वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं इस चीज़ में। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब पावर वगैरह सब चीज़ें अपने को काफ़ी सही मिल रही है इस बाइक से। तो भाई यार अब थोड़ी गाड़ी के प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब दूसरी बाइक के कंपैरिजन में सबसे अच्छा इसके अंदर क्या प्रो क्या है इसके? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी के अंदर जिस हिसाब की पावर है उस हिसाब का बाइक के अंदर वाइब्रेशन नहीं है। बिकॉज आजकल जो बाइक्स हैं इस सेगमेंट की, उसमें पावर पे इतना ध्यान दे दिया जाता है, लेकिन उसका जो इंजन स्मूथनेस होती है या फिर बाइक का जो वाइब्रेशन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो, जो कि इस बाइक में नहीं है। इसमें जितनी अच्छी पावर है उतना ही अच्छा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है कि बाइक को जब हम क्रूज कर रहे हैं 120-130 की स्पीड पे अपन क्रूज करेंगे तो बाइक के अंदर वाइब्रेशन ना के बराबर रहता है। ये चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी है इस चीज़ बाइक में, कि जब मैं इसको क्रूज करता हूँ, मोस्टली जब लॉन्ग राइड करते हैं तो 120 के आसपास क्रूज करनी पड़ती है अपने को, उस जगह वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होता है। वो सबसे बेटर चीज़ है यार इस बाइक। क्रूज करते टाइम अपन को कई बार क्या रहता है, इतनी हाई सीसी बाइक है तो हीटिंग इशू थोड़ा रहता है। भाई हीटिंग इशू है बाइक में, मैं ये नहीं कह सकता भाई बिल्कुल भी कि मेरी बाइक है तो मैं सिर्फ इसकी अच्छा ही करूंगा। हीटिंग इशू है, जैसा मैंने भी बताया अपने चैनल पे कि जब हम बाइक को चलाते हैं तो थोड़ा सा चलने के बाद ही बाइक का इंजन तो गर्म हो जाता है। और ये डेफिनेटली बात है, इसी बाइक की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप बड़ी सीसी बाइक लोगे, कोई भी ले लो, 300 सीसी से ऊपर की जो भी बाइक लोगे वो गर्म तुरंत हो जाएगी। जैसे आप चलोगे 10, 15, 20 किलोमीटर उसी में गर्म हो जाएगी, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप सहन ना कर सको उस चीज को। मतलब हीटिंग इशू है लेकिन एक लिमिट। तो हाईवे पे सहन कर सकते हैं कि सिटी में भी? भाई सिटी में थोड़ा सहन नहीं होता है, हाईवे पे हो जाता है। सिटी में तो बहुत ज्यादा फील होने लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक में चलाते हैं तब कभी रेस दे रहे हैं, कभी ब्रेक यूज कर रहे हैं, कभी गियर अप कर रहे हैं, गियर डाउन कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा गर्म हो जाती है। और फिर उसमें ये होता है कि हाईवे पे चल रहे हैं तो जब लंबा चलते हैं, थोड़ी हाई स्पीड में चलते हैं और एक स्टेबल स्पीड में चलते हैं, तो उस जगह टाइम टू टाइम ये ठंडा होता रहता है, हवा के साथ भी एंड लिक्विड के साथ भी। लेकिन सिटी के अंदर अपने को इतनी एयर तो मिल नहीं पाती है यहाँ पे, तो उस कारण से ये ज्यादा फील होता है। बिकॉज धीरे धीरे चलते हैं तो पैरों में ज्यादा फील होता है सिटी में। ये देखना था कि इसकी पावर कितनी है। मतलब सिटी में कई बार चाहिए होता है कि पिकअप वगैरह अच्छा हो सिटी के अंदर, ट्रैफिक से निकलते हैं। हाईवे पे तो देखो पावर तो रहती है कांस्टेंट। सिटी के अंदर इसका पिकअप वगैरह कैसा है? पिकअप तो भाई ऐसा है कि ट्रैफिक को बीट करने के लिए सिर्फ एक बार हल्का सा रेस दो और निकल जाओ सबसे आगे। जब आप कहीं सिग्नल पे खड़े रहोगे तो ये चीज मैंने खुद ने नोटिस की है काफी बार कि जब सिग्नल पे खड़ा रहता हूँ तो जैसे ही लाइट ग्रीन होती है मैं सबसे आगे चला जाता हूँ, बाकी ट्रैफिक पे जो भी खड़े रहते हैं वो काफी पीछे रह जाते हैं। और भाई देख, ट्रैवलिंग करते वक्त सबसे ज्यादा अपन करता है कंफर्ट। इसकी सीट कंफर्ट वगैरह कैसा है, ताकि सिटी में भी और हाईवे पे भी दोनों वे से बताना। सीटिंग कंफर्ट का बताऊं भाई, बात ये है कि मैंने एज ए राइडर तो डेली चला ही रहा हूँ, एज ए पिलियन भी मैंने इस पे ट्रैवल किया है। तो उसमें क्या है, जो राइडर वाला सिटिंग कंफर्ट है वो काफी सही है, चाहे सिटी का हो चाहे हाईवे का हो, राइडर वाला काफी सही है।
परेशान होंगे ही नहीं। हम अगर कंटिन्यू 200-300 किलोमीटर भी चलते हैं, अभी मैंने की भी थी लॉन्ग राइड कंटिन्यू 300 किलोमीटर की, तो उसमें भी एज ए राइडर में परेशान नहीं हुआ, लेकिन एज ए पिलियन में 50 किलोमीटर में ही परेशान हो जाता हूँ। तो पिलियन वाली सीट का कंफर्ट नहीं है ठीक, एक एवरेज से भी कम लगता है मेरे को एक्चुअल में, लेकिन राइडर वाला कंफर्ट काफी सही है। भैया अगर अपन राइडिंग करते हैं तो अपन को कई बार नाइट राइडिंग भी करनी पड़ती है, तो उसकी लाइट वगैरह कैसी है नाइट राइडिंग के टाइम पे? नाइट राइडिंग की बात ऐसी है कि लाइट वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनफ है, लेकिन अगर अपन नाइट राइड्स करते हैं तो उस जगह पे अपन को थोड़ी इनफ से ज्यादा चाहिए होती है। तो इनफ से ज्यादा हमें चाहिए है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लाइट इसमें लगानी पड़ेगी। वो हमारी डेली की नाइट राइड्स के लिए इनफ नहीं है एक्चुअल में जो है वो। वैसे अगर अपन यहाँ चल रहे हैं सिटी वगैरह में कहीं नॉर्मल से चल रहे हैं उसके लिए इनफ है, लेकिन लॉन्ग राइड्स में अगर नाइट राइड कर रहे हैं तो उसके लिए इनफ नहीं है, एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। जैसे भाई अपन ट्रैवल करते हैं तो अपन को सिर्फ सिटिंग के साथ साथ अपना शोल्डर पे, आर्म्स पे, बैक पे थोड़ा पेन वगैरह होता है, कई बार कुछ गाड़ियों में कंफर्टेबल होता है। इस बाइक के साथ वो सीन है? नहीं भाई, कहीं फील ही नहीं होता है बाइक में, कहीं फील ही नहीं होता है कि कहाँ पेन हो रहा है तुम्हें। आर्म्स पे, शोल्डर पे, बैक पे, कहीं पे फील ही नहीं होता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत भी प्रेशर पड़ रहा है। इतना कंफर्टेबल तरीके से बैठे रहते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसमें अगर यहाँ की बजाय यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ सोफा टाइप लगा दो तो आराम से इसमें मस्त मौज मार के डबल सीट को सिंगल सीट कर दो, हाँ तो ज्यादा बेटर रहेगी, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी अगर आप सामान वगैरह बांधते हो पीछे तो वो कंफर्टेबल है बैठने के बाद भी? इतना स्पेस बच जाता है? बैठने के बाद काफी स्पेस बच जाता है। जैसा मैंने ये सब चीजें इसमें लगा रखी है, ये एक बैग बांधने के लिए ही लगा रखी है, एक सिंगल बैग जो इसका टेल बैग आता है, तो वो जो बैग है वो सिर्फ इतने स्पेस में ऐड हो जाता है, मतलब इतने स्पेस के अंदर वो लग जाता है। तो मेरे पास इतनी सीट बची हुई है तो आराम से कंफर्टेबल तरीके से बैक रेस्ट भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, बैग अगर लगा रखा है तो थोड़ा पीठ को आराम चाहिए तो अपने उसके ऊपर आराम कर लो। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कई बाइकों में क्या ब्रेकिंग इशू काफी रहता है, तो आपको कितना टाइम हुआ ले हुए? ये भाई 2 महीने होने वाले हैं, 4-5 दिन बचे हैं बस। 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। हाँ। तो ब्रेकिंग इशू कभी लगा कि ब्रेक में कभी इशू आया या गाड़ी स्किड वगैरह या कुछ सिटी में या हाईवे पे? भाई ऐसा तो कहीं पे भी नहीं हुआ है, ना सिटी में ना हाईवे पे। आज तक कहीं 1 mm का स्किड नहीं मिला है मुझे, 1 सिंगल mm का। जब मैं ब्रेक यूज करता हूँ तो एक्चुअल बात ब्रेकिंग की पता है क्या होती है। इसके अंदर ब्रेकिंग काफी सही दी गई है, फ्रंट में 4 पिस्टन कैलिपर दिया गया है, रियर का फ्लोटिंग है, लेकिन उसके साथ ही साथ इस बाइक में जो टायर दिए गए हैं, अपोलो अल्फा H1 टायर जो दिए गए हैं, इनकी ग्रिप काफी सही है। तो जब हम ब्रेकिंग यूज करते हैं तो कोई भी इशू अपने को नहीं मिलता है। जहां अपने को बाइक रोकनी है, बाइक एक्चुअल में वहीं पे रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई मेरे को रोकनी आया रुकेगी वहां जाके, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। आज तक तो हुआ नहीं, आगे का आगे देखेंगे, कभी आगे देखेंगे। कोई कमी हो गाड़ी के अंदर, जैसे भाई आपको लगता हो कि यार प्रोस तो ठीक है, काफी सही है, गाड़ी में काफी अच्छी चीज है बताने लायक, कुछ ऐसी चीज जो गाड़ी में अगर चेंज हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता? कमी के हिसाब से तो यार एक्चुअल में कमी देखो नहीं कह सकता हूँ मैं उसको। जो अभी आपने पूछा मेरे से कि बाइक में हीटिंग इशू क्या है, हीटिंग इशू कैसा है, मतलब कितनी गर्म होती है, तो ये थोड़ी सी मतलब क्या है, एक्चुअल में मैं परमानेंट 400 सीसी पे पहली बार गया हूँ। बीच बीच में चलाई है 500 सीसी 600 सीसी भी चलाई हुई है, तो उसमें भी गर्म होती है बाइक। लेकिन जब हम एक ऐसी बाइक को डेली यूज में लेने लग जाते हैं तो उस टाइम पे ये चीज फील होती है। तो अगर हीटिंग थोड़ी सी कम होती तो ज्यादा बेटर रहता। बाकी तो बाइक में ओवरऑल कहीं पे कोई कमी नहीं है, ओवरऑल बहुत बढ़िया है बाइक। भैया एक और बात, अगर अपन ट्रैवल करते हैं तो कई बार क्या कुछ गाड़ियों का एग्जॉस्ट के ज्यादा लाउड होते हैं जो सर में दर्द करने लग, जैसे बुलेट का है थोड़ा लाउड, सर दर्द करता है, तो इसका है ऐसा कुछ सर दर्द वगैरह? इसका ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो एग्जॉस्ट है वो लाउड नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन इसके एग्जॉस्ट में जो थंप है ना वो काफी सही है। वो एक फील देता है जब हम बाइक को चला रहे होते हैं, तो वो एक बढ़िया सी फील देता है। ऐसा नहीं है मतलब इरिटेट करने वाला साउंड नहीं है इसका, जो कंफर्ट देता है एक राइडर को वो वाला साउंड है। और वो एक किस टाइप के लोगों के लिए कंफर्टेबल है बाइक, मतलब आप किसको रिकमेंड करते हो कि यार यूथ को लेनी चाहिए या बड़े लेने चाहिए, या किस टाइप के राइडर वगैरह को लेनी चाहिए? अगर कोई भी पर्सन हो जो एक्चुअल में लॉन्ग राइड करने का शौक रखता हो, अगर हम डेली यूज के लिए 400 सीसी बाइक लेते हैं तो एक्चुअल में वो कोई सेंसफुल चीज नहीं होती है। अगर किसी को लॉन्ग राइड्स भी करनी है और थोड़ा बहुत इधर उधर का काम हो किसी को, तो वो ले सकता है, और ले वो ही जो एक्चुअल में मेंटेन कर सके। बिकॉज बाइक जो है इसका माइलेज भी काफी कम है। का माइलेज कितना है अभी भाई 25-26 के आसपास माइलेज मिलता है। और कंपनी कितना क्लेम करती है? कंपनी भी इतना ही क्लेम करती है, वो भी ज्यादा क्लेम नहीं करती है, इतना ही क्लेम करती है। लेकिन हाईवे पे जैसे लॉन्ग राइड्स करते हैं तो उस टाइम पे अप्रोक्स 28-29 या 30 तक का माइलेज मिल सकता है अपने को। तो जो मेंटेन कर सके, जो इतना पेट्रोल इसको पिला सके वो ही ले। जबरदस्ती के शौक के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, क्योंकि कल को भारी पड़ जाएगी फिर वो किसी। और इसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसी है? मेंटेनेंस ये है, इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई है, अभी सेकंड तो आई नहीं है। सेकंड सर्विस इंटरवल बहुत लंबा दिया हुआ है इन लोगों ने, 1 साल का। तो सर्विस कॉस्ट ये है, फर्स्ट सर्विस फ्री सर्विस थी जो कि मेरे को पड़ी थी
₹56 की अप्रोक्स, मतलब लगभग 2000 रुपए की पड़ी थी, जिसमें लेबर फ्री था। एंड मोस्टली जो इसका खर्चा था वो है इसके इंजन ऑयल का। इसका इंजन ऑयल आता है लगभग 1500 रुपए का, तो वो है बस 2000 रुपए में फ्री सर्विस हो गई थी। सेकंड सर्विस साल भर बाद होने वाली है, वो भी फ्री सर्विस एक्चुअल में, लेकिन उसके अंदर कुछ फिल्टर वगैरह चेंज होंगे, एयर फिल्टर वगैरह कुछ तो चेंज होगा, तो वो अप्रोक्स 2500-2600 रुपए तक की पड़ जाएगी। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बड़े ब्रांड की बाइक है तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होगा। एक नॉर्मल सा मेंटेनेंस है कि एक 400 सीसी बाइक के लिए ये। तो भाई इसकी कभी मीटर भी इसका डिजिटल है और एनालॉग मिक्स है, हाँ। तो कभी मीटर में कोई इशू आया है? इशू आया था, लेकिन वो इशू मीटर का नहीं था, वो इशू था इसका जो फ्यूल पंप था। इसके फ्यूल पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, वो फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो फ्यूल पंप चेंज करवा दिया था मैंने इसका। उसके बाद से मीटर वगैरह सब बढ़िया काम कर रहा है। मतलब वो हर किसी गाड़ी में नहीं आता, लेकिन कभी कभी निकल जाता है बाय चांस। किसी व्हीकल में फॉल्ट निकल जाता है। एक मशीन है तो मशीन के अंदर फॉल्ट हो सकता है, जिसको रिप्लेस कर दिया कंपनी वालों ने, वो बहुत अच्छी बात है। भाई यार गाड़ी के बारे में सब बता दी, एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाई दो कैसा है। हाँ चलो एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देते हैं। यार काफी थोड़ा थम्पी सा एग्जॉस्ट साउंड है इसका, मतलब ऐसा नहीं कि सर दर्द वगैरह हो, बेसी थोड़ा है। हाँ बेस है, थंप फील होता है इसमें, इरिटेट करने वाला साउंड नहीं है। तो भाई ये था गाड़ी का एक्चुअल रिव्यू ओनर के द्वारा। अब आपको गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, वीडियो एक बार आपने देख ली होगी पूरी, तो आपको समझ में आ गया कि किसके लिए गाड़ी है किसके लिए नहीं है गाड़ी। भाई ने एक एक चीज पूरी डिटेल में बता दी है, क्या एवरेज है क्या मेंटेनेंस है, हर चीज बताइए। कमी भी बताइए गाड़ी के अंदर जो कमी आई थी उनको, या क्या अच्छी लगी गाड़ी में उनको ट्रैवलिंग वगैरह के हिसाब से। तो बस यही था आज का वीडियो। गाड़ी के बारे में आपको बताना था, मैंने आपको पूरा बता दिया गाड़ी के बारे में। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाय, राधे राधे।